ये सब कुछ बेसिक बातें मैंने बताई आपको। अब एक बात और, ये जो हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, तो इसको मॉडर्न क्यों कहते हैं? हम लोग मॉडर्न क्यों कहते हैं? तो एक सब हेडिंग डालिए कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के प्रमुख तत्व या आधुनिकीकरण के लिए उत्तरदायी तत्व। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के लिए उत्तरदायी कारक। अब इस आधुनिकीकरण में 5 बातें, 5 फैक्टर्स लिखिए। फर्स्ट वन, न्यू विजन, नवीन दृष्टि। न्यू आइडियाज, नवीन विचार। न्यू वैल्यू सिस्टम, नवीन मूल्य पद्धति। न्यू इंस्टीट्यूशंस, एंड न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, नवीन संगठन। ऐसा मत सोचिएगा कि विजन का क्लास ले रहे इसलिए विजन को ऊपर में डाल दिया था। 5 साल पुराने भी लेक्चर को देखिएगा तो यही लिखा रहा था, नहीं तो ये संजोग की बात है। तो पहली बात आप देखिए कि न्यू विजन, आधुनिकता की पहचान क्या है? नवीन दृष्टि। चीजों को जो देखने का जो हमारा नजरिया है ना, इसमें नवीनता की जरूरी है। जैसे मान लीजिए अब ग्लास में पानी लेते हैं, तो ग्लास में पानी रखेंगे और उसमें 50% में पानी डाल दें, तो एक विजन हमारा यह होगा कि ग्लास आधा खाली है। दूसरा विजन यह होगा कि ग्लास आधा भरी हुई है। तीसरा विजन यह होगा कि ग्लास आधा पानी से और आधा हवा से भरी हुई है। 3 अप्रोच हो गए। अब जिन्होंने पहला अप्रोच अपनाया वो केवल खाली गिलास की ओर देख रहे हैं, ये पूरी तरह निगेटिव है, उनके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है। दूसरा अप्रोच है जिसमें पॉजिटिविटी है, जो मानते हैं कि गिलास आधा भरी हुई है। तीसरा जो है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, यही समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं, क्योंकि इसमें वो मानते हैं कि आधा पानी से और आधा हवा से भरी हुई है। तो चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया है, जब नजरिए में परिवर्तन होता है तो युग परिवर्तित हो जाता है। हमारे यहां देखिए सती प्रथा सदियों से चली आ रही थी। किसी ने तो एक दृष्टि से देखा कि यह अमानवीय है और सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। अब सती प्रथा पर एक सवाल आपसे पूछते हैं कि किस साहित्यिक स्रोत में सती प्रथा का पहली बार उल्लेख किया गया है? फर्स्ट लिटरेरी एविडेंस ऑफ द सती सिस्टम। एरन एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जेंटलमैन, ये पुरातात्विक स्रोत है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लिटरेरी सोर्सेस। तो प्रश्न को था समझिए, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, किसी भी वेद में नहीं है। पहली बात तो यह जान जाइए कि किसी भी वेद में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। फर्स्ट टाइम सती प्रथा का उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? राजा राम मोहन राय इसी आधार पर तो लड़ाई लड़े थे कि यह वेद सम्मत नहीं है। कहीं भी वेद में सती प्रथा के समर्थन में कोई एक लाइन नहीं है। उस टेक्स्ट का नाम है महाभारत। पांडव की दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। तो पांडु की जो मृत्यु हुई तो माद्री उसके साथ सहगमन की थी, मतलब उसके साथ सती हुई थी। वो एक सिंबॉलिकल है लेकिन है। तो पहला जो लिटरेरी एविडेंस है वह है महाभारत। और आगे तो आपने कहा कि जो इंस्क्रिप्शन का नाम दिया। तो अब आप देखिएगा कि ये सती के बारे में
एक लोगों में कॉन्शसनेस जगाया राजा राम मोहन राय ने। अब आगे देखिए, विधवा विवाह, इसको लीगलाइज करने का प्रयास किया गया ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया। कई लोग हैं जिसमें केशव चंद्र सेन की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीएम मालावारी ने भी इसमें प्रयास किया था। आप देखिए इसमें कि जब समाज में नई दृष्टि आएगी तो नई दृष्टि से आधुनिकता की शुरुआत होगी। तो एक चीज है कि हमारा देखने का नजरिया क्या है, तो नजरिया परिवर्तन होता है, विजन। जब विजन में परिवर्तन होगा तो विचार में परिवर्तन होंगे। दृष्टि में परिवर्तन के साथ साथ हमारे विचार में परिवर्तन होंगे, आधुनिकता का समाज होगा। और जब विचार में परिवर्तन होंगे तो जो नई व्यवस्थाएं स्थापित होंगे, इसी को वैल्यू सिस्टम कहते हैं, कि समाज की जो मूल्य पद्धतियां हैं वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो ये नई मूल्य पद्धतियां स्थापित होंगे। जब नई मूल्य पद्धतियां स्थापित होंगे तो इसको कंटिन्यू करने के लिए नए इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए जाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए जाएंगे। आप सोचिए, अफगानिस्तान का एक शासक था मोहम्मद गोरी, उसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को बंगाल अभियान पर भेजा गया। इस अभियान पर जाते वक्त उसने बिहार में कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को समाप्त कर दिया, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था उसने। जिस समय नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया जा रहा था, उसी समय यूरोप में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खुल रहे थे। एक ही टाइम है दोनों का। पूरब का पतन और पश्चिम का उदय साथ साथ हो रहा था। यह देश पतन की ओर बढ़ा, वह देश उत्थान की ओर बढ़ा। और आगे चलकर देखिएगा, उसी भारत के लोग इसी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़कर जब भारत आए तो उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई। सबसे बड़े जो नेता हैं महात्मा गांधी और उनके बाद जवाहरलाल नेहरू, ये सब कैम्ब्रिज के प्रोडक्ट थे। क्यों हुआ ऐसा? और केवल भारत में नहीं हुआ, जितने उपनिवेश में भी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया हुई, अधिकांश देशों के लोग कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से ही पढ़कर आए। तो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से जो पढ़कर आए, इसी पर मॉडर्न इंडिया में एक क्वेश्चन पूछा है मुख्य परीक्षा में। उसमें लिखा है कि भारतीयों ने अंग्रेजी हथौड़े से ही ब्रिटिश दास्ता की जंजीर को तोड़ डाला। भारतीयों ने अंग्रेजी हथौड़ा क्या है? ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम जो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। अंग्रेजी हथौड़ा से ही अंग्रेजी ब्रिटिश दास्ता की बेड़ी, उपनिवेशवाद की बेड़ी को तोड़ डाला। ये तोड़ने वाले कौन थे? दे वेयर मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल। इसी को ब्रिटिश लेखिका एक है जूडिथ ब्राउन, उन्होंने किताब लिखी है गांधीज राइज टू पावर। उसमें लिखा है कि दे वेयर नॉट ओनली द मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल बट दे वेयर ऑल्सो द फ्रस्ट्रेटेड पीपल। ये केवल एजुकेटेड नहीं थे, ये फ्रस्ट्रेटेड थे, हताश निराश लोग थे। तो चूंकि ब्रिटिश अप्रोच है तो नेगेटिव लिखा। आप देखिएगा भारत में जितने परिवर्तन हुए, सब परिवर्तनों के वाहक कौन थे? मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल, मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग के लोग। आप पूरा का पूरा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देख लीजिए, कांग्रेस का आंदोलन देख लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन के नेता को देख लीजिए, ये सब कौन थे? इसी इंस्टीट्यूशन के, नए एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट थे सब। इन्होंने पूरे भारत को एक यूनिट के रूप में देखा और पूरे भारत को एक साथ लेकर आगे बढ़े, जिसमें तमाम मजहब के लोग थे, तमाम क्षेत्र के लोग थे, तमाम भाषा के लोग थे, तमाम जाति वर्ण के लोग थे, नस्ल के लोग थे, लिंग के लोग थे। तो एजुकेशन जो सिस्टम है वह आधुनिकता के वाहक का एक बड़ा माध्यम है। और फिर इस इंस्टीट्यूशन से आगे आई यही ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे यहां आप देखेंगे कि कांग्रेस और तमाम जैसे ऑर्गेनाइजेशन आए, जिससे आगे चलकर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में डेवलप हुआ। तो भारत में जो लोकतंत्र की लोकप्रियता बढ़ी, डेमोक्रेसी की जो लोकप्रियता बढ़ी, उसमें एक बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की भी रही। क्यों रही कांग्रेस पार्टी की? तो कांग्रेस का आप कोई अधिवेशन को देख लीजिए, कांग्रेस का अधिवेशन एक खुली संसद की तरह होती थी, जिसमें सब लोग अपने विचार रख सकते थे और विशेष मौके पर लोकप्रिय मतों से निर्णय ले लिया जाता था। इससे बड़ी डेमोक्रेसी क्या होगी कि गांधी जी का प्रतिनिधि पट्टाधी सीतारमैया
He was defeated by Subhash Chandra Bose at Tripuri session in 1939. आप सोचिए, गांधी जी का ही कैंडिडेट गांधी के मंच का, कांग्रेस के मंच पर पराजित हो गया था। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो भारत में लोकतंत्र को लोकप्रिय बनाने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही। कांग्रेस का जो सेशन था, दैट वाज वर्किंग जस्ट लाइक द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट की तरह काम करता था। एंड CWC, कांग्रेस के अंदर एक छोटा विंग था 15 मेंबर का, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। CWC वाज वर्किंग जस्ट लाइक द मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। तो आप ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस भारत में आते चले गए नए नए। तो इस प्रकार से ये 5 चीजें आधुनिकता को डिफाइन करती है। अब ये जो 5 चीजें हैं, इसमें देखिए कहीं भी ड्रेस शामिल नहीं है, कहीं भी हेयर स्टाइल शामिल नहीं है, कहीं भी फैशन की चीजें, ये इससे आधुनिकता का कोई संबंध नहीं है। वैचारिकता से आधुनिकता का संबंध है। आप कितने आधुनिक कपड़े पहनते हैं उससे मॉडर्नाइजेशन डिफाइन नहीं होगा, बल्कि आपके विचार कितने आधुनिक हैं उससे आधुनिकता डिफाइंड होगा। और आप पश्चिमी, जो आप कहेंगे कि जो पश्चिमी हमने किया, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन, नॉट मॉडर्नाइजेशन। तो आपको समझना पड़ेगा कि पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में फर्क है। पश्चिमीकरण हो गया पश्चिम का अंधानुकरण करना, जैसे उनके कपड़े, हेयर स्टाइल, उनके चीजें, भाषा, बोली को आपने ले लिया, तो ये हो गया पश्चिमीकरण। लेकिन विचार को लिया, वो आधुनिकीकरण होगा। आधुनिक ज्ञान विज्ञान के आलोक में जब चीजों को एनालिसिस करेंगे तो ये आधुनिकता हो गई। ठीक है, जाति, भाषा, वर्ण से ऊपर उठकर जब कोई विचार करेंगे तो वो आधुनिकता होगी। तो आधुनिकता का संबंध कपड़ों से नहीं है, आधुनिकता का संबंध आपके हेयर स्टाइल से नहीं है, आपकी भाषा से नहीं है, यह विचार से है। तो एक तो ये देखिए कि 5 चीजें हैं। अब समझिए, अब इस पर वैचारिक पहलू पर बल दे दिया गया काफी। अब इस आधार पर आगे देखिए कि विश्व में जो परिवर्तन हो रहे थे उसके बारे में विश्व के फिलोसफर क्या सोचते हैं। तो आपको 2 एग्जाम्पल देते हैं, एक हीगल, एक मार्क्स। हीगल का नाम सुना आपने? सुने हैं? नहीं, एक जर्मन फिलोसफर थे और इनको लोकप्रिय बनाने में सबसे अहम भूमिका रही कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी दास कैपिटल, जो प्रकाशित हुई थी 1867 में। इस किताब में उन्होंने हीगल का उल्लेख इतनी बार किया और इतनी आलोचना की कि लोग खुद ही उत्सुक हो गए कि आखिर ये हीगल था कौन जिसकी इतनी आलोचना कर रहे हैं। कई बार आलोचना से भी ना वो व्यक्ति अमर हो जाता है। हीगल को पहले कोई जानते नहीं थे, आप तो आज भी बता रहे हैं। तो आप देखिए कि हीगल ने क्या कहा इतिहास के संबंध में। पहला दिन है, थोड़ा सा आपको इतिहास का कंसेप्ट बता दे। ये मत सोचिएगा कि पहले दिन आए, हड़प्पा की लंबाई चौड़ाई सर कुछ अभी तक नहीं बता पा रहे हैं तो समय व्यर्थ जा रहा है। बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे, पूरी मॉडर्न इंडिया समझ जाइएगा। एक जगह मैं गया क्लास लेने के लिए, तो एंशिएंट इंडिया का क्लास लेना था। पहले ही हड़प्पा हड़प्पा लिख कर बैठा था। उसको लग रहा था सर अब बताएंगे हड़प्पा का खुदाई कब हुआ, क्या हुआ। पूरी क्लास में जब नहीं बताया, बेचारा दुखी हो गया। कहा कि सर तो पढ़ाई ही नहीं सर, अभी तक कुछ काम की बातें तो हुई नहीं। तो आप देखिए यहां पर इतिहास में परिवर्तन क्या था। जो विचारधारा होती है इसको हम कहते हैं थेसिस। थेसिस होते हैं जो विचारधारा विकसित होती है एक युग विशेष में। तो जब कोई विचार विकसित होता है तो उसी युग के कुछ लोग होते हैं जो उस विचारधारा के विरोध में अपनी विचारधारा रखते हैं, उसको कहा जाता है एंटीथेसिस। और कुछ समय के बाद उनके बीच सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो इसको कहते हैं सिंथेसिस। वाद, प्रतिवाद और ये हो गए संवाद। आप इसी क्लास में आपको एक टॉपिक उठा लीजिए, एक बोलेगा, तय है कि कोई ना कोई एक उसको काटेगा जरूर। तो जो मेजॉरिटी की होगी वो होगी थेसिस, और उसको जो काटने वाले
जो अल्पमत वाले होंगे वो एंटीथेसिस हो जाएंगे, प्रतिवाद। और तीसरा हो जाएगा जब दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, बोले कि ठीक है वो भी सही ये भी सही, हम लोग दोनों को मान लेते हैं, तो हो जाएगा संवाद, मतलब संवाद स्थापित हो गया। एक जनरेशन में जब ये सिंथेसिस स्थापित हो जाता है तो अगले जनरेशन के लिए क्या हो जाएगा, थेसिस। और उस थेसिस के खिलाफ अगले जनरेशन में फिर बगावत होगी, एंटीथेसिस। कुछ समय के बाद आ जाएगा सिंथेसिस, फिर संवाद स्थापित हो जाएगा। अब आप देखिए ये सिलसिला चलेगा, थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, थेसिस, एंटीथेसिस। अब समझिए ये जो वाद प्रतिवाद और संवाद है वो एक युग विशेष में भी हो सकता है, एक दशक विशेष में भी हो सकता है, एक वर्ष में भी हो सकता है, एक महीने में भी हो सकता है। अगर हम पूरे इतिहास की परंपरा को ले तो आप देखिएगा कि ये विभिन्न कालखंडों में विभाजित हो जाता है, एक कालखंड, दूसरा, तीसरा। इसी को हीगल ने एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड का, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। अब विश्व इतिहास में पढ़ेंगे तो प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व, आधुनिक विश्व। भारत के संदर्भ में ले लीजिए तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये सतत चलता है। अब जब आधुनिक काल आ गए तो अब ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है, तो अभी जिस युग में है ये अभी कंटिन्यूअस है, इसलिए हमने इसको मिलाया नहीं है। तो इसको कहा जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकता। तो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, अभी हम लोग उत्तर आधुनिकता युग में हैं। अब आप देखिए ये युग आगे बढ़ रहा है, संवाद की प्रक्रिया निरंतर जारी है। अब इसी के द्वारा युग परिवर्तित होता चला जाता है। इसका मतलब हुआ कि हीगल कहते हैं कि हर युग में ये जो हीगल है ये कहते हैं कि हर युग के साथ जैसे जैसे हमारे विचारों में परिवर्तन आता है वैसे वैसे युग बदलता है। एक खास प्रकार से हम सोचते थे तो प्राचीन काल, जब सोचने का तरीका बदला तो मध्यकाल, फिर सोचने का तरीका बदला तो हम आधुनिक काल में आ गए। अब क्या है कि ये आधुनिकता का शब्द पर आइए, भारत में जब ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई तो ब्रिटिश जो लोग थे उनको ये लगा कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावी रूप से लागू रखने के लिए, प्रभावी रूप से करने के लिए हमें जरूरत है कि हम जाने कि भारत की सभ्यता और संस्कृति क्या है, भारत की परंपरा और रीति रिवाज क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है। तो आप कैसे जानेंगे? तो जानने का तरीका है इतिहास जानना। और अंग्रेज भारतीय इतिहास को से वाकिफ नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटीज की स्थापना की। एज फॉर एग्जाम्पल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एटसेट्रा, ये एशियाटिक सोसाइटीज बनाया। इससे विद्वानों को जोड़ा और उनको कहा कि भारत का इतिहास लिखने के लिए। तो लेकिन वहां दिक्कत यह थी कि प्राचीन भारत के जो भी टेक्स्ट थे वो सब संस्कृत में थे और अंग्रेजों को संस्कृत आती नहीं थी। तो सबसे पहले उन्होंने उस संस्कृत टेक्स्ट को वेस्टर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना शुरू किया। इसमें विलियम जोन्स की अहम भूमिका थी और मैक्स मूलर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। विलियम जोन्स एक ब्रिटिश जज था जो भारत में काम कर रहा था, उसने काम किया। मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान थे, उन्होंने काम किया। मैक्स मूलर अनुवाद करते करते भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित हो गया कि उसने अपना नाम ही रख लिया मोक्ष म्यूलर। मोक्ष शब्द वेद से लिया गया, उपनिषद से लिया गया है, तो मोक्ष म्यूलर नाम कर लिया। तो ये ट्रांसलेशन शुरू हो गए। तो प्राचीन काल में जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, अब अंग्रेज विद्वान तो पढ़ सकते थे उसको। मध्यकाल में भी यही हुआ। इलियट एंड डाउसन ने एक परंपरा शुरू की, उन्होंने इतिहास लिखा कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। इलियट एंड डाउसन ने काफी डिटेल में भारत का इतिहास लिखा। फिर मध्य आधुनिक काल में आ गए, आधुनिक काल में भी बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा। इन सबको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में एक अमेरिकन हिस्टोरियन ने प्रस्तुत किया था, ब्रूस टी मैककुली ने।
ही वाज एन अमेरिकन हिस्टोरियन। तो ब्रूस टी मैककुली ने इसको किया। आप देखिएगा इतिहास का सिस्टमैटिक अध्ययन शुरू हो गया। तो चूंकि ये सारे इतिहासकार किस युग में लिख रहे थे, एक और भी थे आपके जेम्स मिल साहब जो 19वीं शताब्दी के आरंभ में लिख रहे थे। तो ये सब लिख रहे थे 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में। तो एक्चुअली क्या हुआ कि इतिहासकार जिस युग में खुद लिख रहे थे उसको आधुनिक युग बना दिया। उसके पहले मध्यकाल, उसके पहले एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल नहीं। तो होता क्या है कि जहां हम होते हैं, एक फिल्म स्टार है अमिताभ बच्चन, वो कहते हैं कि जहां मैं खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। नहीं, तो जहां ये इतिहासकार थे ना, वो अपने को मॉडर्न मान लिया कि हम मॉडर्न हैं और पीछे वाले को मिडेवल और एंशिएंट में डाल दिया। अब आप देखिए एंशिएंट मिडेवल क्या है, मॉडर्न का आपको कुछ कंसेप्ट बताया। यह एक प्रकार का सापेक्षिक शब्द है। जैसे आप जिस युग में रह रहे हैं तो आप अपने पिताजी के बारे में या अपने दादाजी के बारे में क्या सोचते होंगे कि दे आर आउटडेटेड, ये सब पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, हम नई पीढ़ी के लोग हैं। नहीं सोचते, तो अच्छी बात है। क्योंकि उस समय में फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, नहीं वैलेंटाइन डे इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाए जाते थे, तो आपको लगता होगा हम मॉडर्न युग के लोग हो गए। तय मानिए कि 20 साल के बाद आपका बेटा भी आपके बारे में यही ख्याल रखेगा। नहीं, क्योंकि 20 साल के बाद और नई नई चीजें आ जाएंगी। तो आप देखिएगा यह एक आधुनिकता क्या एक सापेक्षिक शब्द है, कोई एब्सोल्यूट फेनोमेना नहीं है। जिस युग में लिख रहे थे उन्होंने आधुनिकता कर दिया, आज आधुनिकता भी पीछे छूट गया। हमने आपको क्या बताया कि पहले इतिहास लिखा गया 1947 तक, उसके बाद अब इतिहास लिखा जा रहा है जिसको हमने कहा पोस्ट इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड हिस्ट्री में जितनी पहले किताबें लिखी गई सब किताबें 1945 पर समाप्त हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त, किताब समाप्त। अब जो नई किताबें लिखी जा रही है सब ग्लोबलाइज 1990s तक लिखा जा रहा है। जॉन किंग फेयरबैंक की किताब देख लीजिए, अमेरिकन राइटर है, हॉब्सबॉम की किताब देख लीजिए, 1990s तक उन्होंने अपनी किताब में लिखा, उसको भी इतिहास में डाल दिया। तो बेसिकली यह एक सापेक्षिक शब्द है। और सापेक्षिक शब्द क्या है, यह युग के हिसाब से है। यह युग एंशिएंट इंडिया है, यह मिडेवल है, यह मॉडर्न है। आज मॉडर्न भी पीछे छूट गया तो यह पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया। इसको एग्जाम्पल से समझिए। एंशिएंट पीरियड में एक मैरिज सिस्टम इवॉल्व हुआ होगा कभी, कई तरह के मैरिज सिस्टम आए। फाइनली कितने प्रकार के मैरिज सिस्टम डेवलप हुए भारत में? 8 प्रकार के। किसी को नाम याद है? नहीं याद होगा, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। ब्रह्म है, हाँ, राक्षस है। अब सुनिए, मैं एक लाइन से बताता हूं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, पैचास विवाह। 8 प्रकार के विवाह हो गए। अब ये 8 प्रकार के विवाह क्या एक दिन में इवॉल्व हुए होंगे कि शताब्दियों में हुए होंगे? कहीं ब्रह्म विवाह लोकप्रिय होगा, कहीं दैव विवाह हुआ होगा, कहीं आर्ष, कहीं प्रजापत्य, कहीं गंधर्व। फाइनली हमने क्या किया, गुप्ता फेज में सारे विवाह को मिलाकर एक लिस्टिंग बना दिया कि 8 प्रकार से अगर विवाह होता है तो इसको सामाजिक मान्यता है। इसमें सबसे उच्च कोटि का विवाह किसको माना जाता? ब्रह्म विवाह को, एट प्रेजेंट द अरेंज मैरिज। और सबसे वर्स्ट टाइप ऑफ मैरिज कौन है? पैशाच विवाह। तो पैशाच विवाह हो गए सबसे जो निम्न कोटि का विवाह है, उसको सबसे निम्न कोटि का विवाह माना गया। और इसमें एक है गंधर्व विवाह। ये कौन सा विवाह है? आज के डेट का लव मैरिज है। अब एक चीज बताइए, इस 8 विवाह में कहीं भी स्वयंवर का जिक्र नहीं है। स्वयंवर किस प्रकार का विवाह है? ब्रह्म है, दैव है, आर्ष है, प्रजापत्य है, कौन सा विवाह है? गंधर्व विवाह। सोच के बताइए। दैव विवाह जानते हैं क्या होता है? दैव विवाह हो गया कि अगर कोई पुरोहित आपके घर पूजा कराने आए और पूजा कराने के बाद जजमान से दक्षिणा के रूप में उस जजमान की पुत्री ही मांग ले तो वह है विवाह, दैव विवाह। अब वो तो कह नहीं सकता कि भाई मेरी इच्छा हो गई, तो बोलेगा ये देवता की इच्छा है। नहीं, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे का पास, आए थे यज्ञ कराने, पुत्री को लेकर चल, ये दैव विवाह है। नहीं,
जो यज्ञ के पूजा के एवज में, तो आपके घर में कोई पूजा पाठ कराने आए तो ध्यान रखिएगा, पहले ही बोल दिएगा दक्षिणा वगैरह क्लियर कर लीजिए, नहीं नहीं तो ऐसा ना हो कि मांग कर चला जाए फिर आपको कहे कि हमें पता ही नहीं चल पाया। ठीक है क्या करें, क्या करें? एज फैक्टर है तो नहीं, एज फैक्टर इसमें काम नहीं करता। दिल है कि मानता नहीं, वो दिल किसी एज में हो सकता है। तो आप देखिए, अब इसमें देखिए ब्रह्म विवाह, तो इसमें से स्वयंवर कौन सा है? स्वयंवर इज ए टाइप ऑफ गंधर्व मैरिज, गंधर्व विवाह के अंतर्गत ही स्वयंवर आता है। तो शुरू में कुछ बच्चे ने गंधर्व विवाह कहा था, वो सही था, गंधर्व विवाह है। अब गंधर्व विवाह क्या है? अब इसमें तो कहने का मतलब है कि पूरे एंशिएंट पीरियड में आपने एक कंक्लूजन पर पहुंचा कि 8 प्रकार के विवाह होंगे। अब आ जाइए मध्यकाल में। मध्यकाल में भारत में क्या हुआ? इस्लामिक संस्कृति का प्रवेश हुआ। इस्लामिक संस्कृति के प्रवेश के साथ ही एक नए प्रकार का विवाह आ गया जिसको निकाह कहा गया। उसके अपने टर्म कंडीशन आ गए। आप देखिएगा शादी के मौके पर मौलाना साहब आएंगे, लड़की से पूछेंगे कि वल्द की उसका नाम मोहतरमा मिस्टर में मिस सो एंड सो, वल्द सो एंड सो, आपका निकाह मिस्टर सो एंड सो, वल्द सो एंड सो से मुकर्रर किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है? कबूल। आपको बोलना पड़ेगा, आपको नहीं बोलना पड़ेगा। लड़कियों से पूछा जाता, लड़कों से नहीं पूछा जाता। ठीक है, कबूल है, आप बोलेंगे कबूल है। लेकिन ये पूछते कब हैं? बाहर 500 बाराती को बुलाकर खिला रहे होते हैं, बैंड बाजा बजा रहे थे, तब पूछते। पहले ही पूछ लेते नहीं तो भागने का मामला नहीं बनता। तो अब ये देखिए कि एक नए प्रकार का मैरिज इंट्रोड्यूस हो गया, दूसरा हो गया। उसके बाद भारत में कौन आ गए? क्रिश्चियंस आ गए आधुनिक काल में। अब क्रिश्चियंस आ गए तो इनका एक अलग प्रकार का मैरिज हो गया, जो इनका मैरिज है कोर्ट मैरिज आ गया सबसी चर्च में, तो ये मैरिज आ गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में कई धर्मों के लोगों में कई परंपराएं, फिर हमारा संविधान बना, मैरिज एक्ट बने, सब कुछ बनाकर फाइनल कर दिया गया। आजादी के बाद लगा कि अब सब ठीक हो गया। अब जब सब ठीक चल रहा था तो अब नए प्रकार के मैरिज सिस्टम आ गए और एलजीबीटी को हाल ही में मान्यता दे दी गई। किसी ने सोचा होगा हमारे संविधान निर्माताओं ने कि ये भी समय एक आएगा, देखा जाएगा, जब 2 पुरुष कहेंगे कि हम भी शादी कर सकते हैं, 2 महिला कहेगी कि हम कर सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? पोस्ट मॉडर्न। ये सतत परंपरा चलती रहेगी, इसको आप कोई प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता। जब आपको लगेगा कि अब प्रक्रिया पूरी हो गई तभी कुछ नई बातें सामने आ जाएंगी। तो हीगल का विचार यह था कि वैचारिक परिवर्तन से युग परिवर्तित होता है और इसी युग के हिसाब से इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। अब यह हीगल साहब का मानना था। अब इस हीगल की मान्यता पर अब मार्क्स साहब को देखिए क्या कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि आपने कहा कि वैचारिक परिवर्तन से युग परिवर्तित होता है, तो सवाल यह उठता है कि विचार कहां परिवर्तित होता है? विचार कहां जन्म लेते हैं? विचार कोई हवा में जन्म नहीं लेता या एक निश्चित भौतिक आधार पर जन्म लेता है, एक इकोनॉमिक बेस पर जन्म लेता है। आपके जो विचार हैं वो विचार के पीछे कहीं ना कहीं आपका मेटलिस्टिक लाइफ है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन कैसा चल रहा है, आप बोलेंगे बहुत अच्छा चल रहा है। इसका मतलब है कि आप एक मजबूत आर्थिक वर्ग से आ रहे हैं। और यदि आप कहें कि समाज में सब ठीक नहीं चल रहा, इसका मतलब है कि आप एक कमजोर आर्थिक वर्ग से आ रहे हैं। आपकी भाषा, आपकी बोली, आपका पहनावा, आपका टेम्परामेंट, आपका एटीट्यूड, ये सब कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक बैकग्राउंड से गाइडलाइन हो रहे हैं। जैसे आप देखिएगा, एक ही युग का अगर 2 साहित्यकार है तो उसकी भाषा में भी अंतर होगा। जैसे हिंदी साहित्य से ले, नागार्जुन एक राइटर है, एक अज्ञेय राइटर है। नागार्जुन की जब रचनाएं पढ़ेंगे तो उसमें आर्थिक समस्याएं अधिक प्रबल होगी, क्योंकि नागार्जुन को आप जाएंगे तो लोअर मिडिल क्लास से संबंधित था और उनकी भाषा में भदेश शब्द ज्यादा होगा, देशज शब्द ज्यादा होगा। याद आते सरसों के पीले फूल, याद आते सिंदूर तिलकित भाल। आप देखिएगा आर्थिक समस्याएं, अभी अभी शादी हुई है और कमाने के लिए दूर देश में चले गए, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनकी रचनाओं में प्रबल होगा। वही ठीक उसके समानांतर अज्ञेय लिख रहे थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अज्ञेय। अज्ञेय की रचनाओं में देखिएगा कि समस्या आर्थिक नहीं है, वहां समस्या है मानसिक।
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि वह एक अभिजात परिवार में जन्म लिया था, वह एक ब्यूरोक्रेट का बेटा था। उसकी यह समस्या नहीं थी कि हमारा भोजन कैसे होगा, उसकी यह समस्या थी कि समाज में मेरी पहचान कैसे हो। ठीक। और इसी पहचान के लिए वो ग्रेजुएशन के बाद एमए करने के बजाय वो साहित्य में प्रवेश कर गया, कविताएं लिखने लगा। एक बार उसके पिता आए उसके हॉस्टल समझाने के लिए और कहे कि अगर तुम एमए कर लोगे तो तुम्हें लेक्चरशिप की नौकरी मिल जाएगी, और इस कविताओं को लिखने में क्या मिलेगा। तो उसका बेटा जवाब देता है कि दो बातें हैं, या तो मुझ में प्रतिभा है या नहीं है। अगर मान लीजिए मुझ में प्रतिभा नहीं है तो क्या पता एमए के बाद भी मैं बेरोजगार रह जाऊं, मुझे लेक्चरशिप की नौकरी ना मिले, और यदि मुझ में प्रतिभा है तो कौन जानता है मैं हिंदी साहित्य में नाम कमा लूं। नहीं, भारत में कितने लेक्चरर आए और चले गए कौन जानता है, लेकिन जो साहित्यकार हैं उसको उस समय भी लोग जानते थे, आज भी जानते हैं। और आप सोचिए कि अज्ञेय की रचनाओं पर भारत में सैकड़ों पीएचडी थीसिस जमा हुए, और अज्ञेय खुद सिंपल ग्रेजुएट थे। उनकी भाषा में देखिएगा अभिजातपन दिखेगा, तत्सम शब्द ज्यादा निकलेगा। एक किताब लिखी उन्होंने, शेखर एक जीवनी, उसकी 2 पंक्तियां पढ़ के बताते हैं। पहला इंट्रोडक्टरी लाइन है, क्या लिखा है उन्होंने, लिखा है वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वो दृष्टा हो सकता है। अब एक लाइन को अब जो ही पढ़ेंगे ना, इसमें फिलॉसफी भी है, साइकोलॉजी भी है, लिटरेचर भी है। आपको अगर 2-3 पैराग्राफ पढ़ लेंगे, नहीं पसीना आ गया, हिंदी में लिखे हैं सब, तो आपको लगेगा कि हां कुछ लिखा। ये भाषाई अभिजातपन कहां से आया, क्योंकि उनका इकोनॉमिक वैसा बैकग्राउंड था, एजुकेशनल वैसा बैकग्राउंड था। समझ गए। तो आपको किसी व्यक्ति के विचार का एनालिसिस करना है तो उसके आर्थिक पृष्ठभूमि की भी आपको करना पड़ेगा। आप जब यूपीएससी का जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो जो फॉर्म फिलअप होता है उसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड भी होता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी होता है, फैमिली बैकग्राउंड भी होता है, कौन कितने पढ़े लिखे हैं सब दिया जाता है उसमें, और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी पूछा जाता है। नहीं, आप कहिएगा कि क्या हो गया, पहले मैं क्रिमिनल था तो था, अंगुली मार डाकू भी तो था, बाद में बहुत बड़ा भक्त बन गया, मैं भी पहले टेररिस्ट था, अब मैं देशभक्त बन गया। तो अंगुली मार डाकू का एग्जाम्पल नहीं चलेगा। अगर आप पर किसी प्रकार का क्रिमिनल एक्टिविटी हो गया तो पुलिस और आपका इंटेलिजेंस से संबंधित कोई सेवा आपको नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये पृष्ठभूमि क्यों लिया जाता है, ताकि सामने वाले आपको जज कर सके। इसलिए आप देखिएगा कितनी जमीन एकड़ है, घर के सदस्य कितने पढ़े लिखे हैं, आपने क्या किया, और इंटरव्यू के 35 मिनट में से 15-20 मिनट तो केवल बायोडाटा से ही सवाल चलता रहता है, जो आपको ऑलरेडी पता है। आप देखिए यहां पर तो कार्ल मार्क्स कहता है कि विचार हवा में जन्म नहीं लेते, ये एक निश्चित भौतिक आधार पर है। तो किसी समाज का यदि अध्ययन करना है तो आपको सबसे पहले उसका इकोनॉमिक बेस का अध्ययन करना होगा। तो हम अध्ययन पहले किसका करेंगे, आप देखिए कार्ल मार्क्स क्या दर्शन देता है। ये जो सबसे अंदर है ये क्या है, यह है आपकी आर्थिक संरचना। किसी समाज का अध्ययन करना है तो सबसे पहले आप करेंगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का अध्ययन। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का जब अध्ययन कर लेंगे तो फिर आपको अध्ययन करना होगा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि जिस वर्ग का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होगा उसी वर्ग के अनुरूप राजनीतिक संरचना बनेगी, और जिस वर्ग का आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर नियंत्रण होगा उसी वर्ग के अनुरूप सामाजिक संरचना निर्धारित होगी, और इन तीनों का जहां नियंत्रण होगा उसी के अनुरूप सांस्कृतिक संरचना डेवलप होगी। और इस काम में 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, कई दशक और कई शताब्दियां लग सकती है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी मौर्यों की तो सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष दिखेगा गुप्त काल में जाकर। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी अकबर की तो सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष दिखेगा शाहजहां के शासनकाल में।
नहीं, जहां इकोनॉमी चेंज होगा वही आपका कल्चरल चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप गए कौन बने करोड़पति में और आपको 7 करोड़ मिल गया, तो 7 करोड़ आज मिला तो कल से ही आप फ्रेंच बोलना नहीं शुरू कर देंगे। उसमें कल्चरल चेंज में टाइम लगेगा। जहां आर्थिक परिवर्तन होता है वही सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होता। अब देखिएगा 1990 के दशक में भारत में एलपीजी पॉलिसी आई। एलपीजी आएगी तो बाहर से पैसे का फ्लो बढ़ा, इकोनॉमी हमारा में गतिशीलता आई। तो जब आएंगे बाहर से तो कल्चर भी आएगा, और इसी कल्चर के 1990 के दशक के बाद से आप देखिएगा कि भारत में वेस्टर्न कल्चर का फ्लो ज्यादा हो जाएगा। और हमारे यहां वैलेंटाइन डे एक नेशनल सेलिब्रेशन की तरह किया जाएगा। औरंगजेब के टाइम में औरंगजेब तक स्ट्रांग था, लेकिन आपको एक टर्न हमने बताया था कि कल्चरल फेलियर का टाइम था, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जब आप काम नहीं करेंगे तो औरंगजेब के टाइम तक ब्रिटिश एम्परर मेंटेन द डिग्निटी एंड पावर ऑफ मुगल्स। उन्होंने मेंटेन किया, बनाकर रखा। लेकिन औरंगजेब जो ही मृत्यु को प्राप्त कर गए तो जो विघटनकारी प्रवृत्ति चली आ रही थी वो सामने आ गई। औरंगजेब ने टेक्नोलॉजी के लिए कुछ काम नहीं किया। अच्छा, आपका प्रश्न क्या पहले ये बताइए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इकोनॉमी तो डिटोरिएट कर रहा था। शाहजहां के, सुनिए, शाहजहां के शासन काल में ही इकोनॉमी डिटोरिएट कर रही थी। शाहजहां के शासन काल में, आपको एग्जाम्पल देके बताते, जमा और हासिल समझती हैं? जमा और हासिल दो शब्द होता है। जमा क्या है? एस्टिमेटेड रेवेन्यू, एंड हासिल इज एक्चुअल रेवेन्यू। अब आपको एग्जाम्पल देते हैं। अकबर के समय में जमा इज इक्वल टू हासिल, मतलब जो एस्टिमेट किया गया, हमने स्टेट का किया कि हमसे 5 ट्रिलियन डॉलर हमारे पास आएगा, तो जितना हमने एस्टिमेट किया उतना पैसा आ गया अकबर के समय। अब आइए, जब ये जहांगीर का शासनकाल आया तो देखिए, जमा टेंस टू हासिल, माने जमा और हासिल लगभग बराबर था। मैथमेटिकल साइन है, मतलब लगभग बराबर था। और अब आ जाइए शाहजहां। शाहजहां के समय में क्या हुआ कि जमा और हासिल में अंतर बढ़ गया। एस्टिमेटेड रेवेन्यू ज्यादा है और एक्चुअल रेवेन्यू कम हो गया। तो इकोनॉमी में यदि आय कम हो रही है तो दैट इज द डिटोरिएशन ऑफ द इकोनॉमी। अगर अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा है तो ऊपरी चमक दमक ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। आपने इस कमरे में एसी लगा लिया, कल बिजली बिल भुगतान नहीं करेंगे तो आपको काट देगा, आपको मोमबत्ती में यहां पढ़ने पड़ेंगे। तो बेसिकली क्या है कि इकोनॉमी को सस्टेन करेंगे तभी आप इस जो चमक को बरकरार रह पाएंगे। तो शाहजहां के काल में ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखता है, ताजमहल बन गया, लाल किला बन गया, लेकिन इकोनॉमी तो कोलैप्स हो रही थी। पादशाहनामा लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक है पादशाहनामा, उसमें लिखा है कि जिस समय ताजमहल बन रहा था उस समय मुगल साम्राज्य के कई हिस्से में अकाल पड़े थे। अकाल क्यों पड़ रहे थे? इसका मतलब है कि प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं चल रहा था और स्टेट बहुत ज्यादा उसको टैक्स ले रही थी। तो आप यहां देखिए, जमा हासिल में अंतर के कारण शाहजहां हैज इंट्रोड्यूस्ड द महाना सिस्टम इन मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी व्यवस्था में एक महाना वेतन प्रणाली लाया था, जिसमें कहा गया था कि जिस अनुपात में हासिल में कमी हो रही है उसी अनुपात में सैनिक संख्या में कमी कर दी जाए। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई 5000 का मनसबदार है, आप इसके इंटरनल कैलकुलेशन में मत जाइए, केवल समझिए कोई अधिकारी है। 5000 के मनसबदार को उस जमाने में मिलता था 30,000 रुपया प्रति माह सैलरी, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड सैलरी है इन द कंटेम्पोररी वर्ल्ड। अच्छा सुनिएगा आप बात की, इसका नाम है एक्स, कोई मनसबदार है। अब सोचिए, अब इस एक्स मनसबदार की आमदनी घटकर हो जाएगी 15,000 रुपया प्रति मंथ। ठीक है, शाहजहां के समय, अकबर के समय जिसको 30,000 मिल रहा था वो शाहजहां के समय 15,000 मिल रहा है। तो अब 15,000 से क्या वो चीज मेंटेन कर पाएगा? अब देखिए, इनको कितनी सेना रखनी थी?
5,000 सेना को रखना था, 5,000 सेना को मेंटेन करना था, 5,000 बाय 5,000। अब सुनिए, जब इनकम हमारी कम हो जाएगी तो हमारे पास दो विकल्प है। इनकम क्यों कम हो रही है? इनकम को बढ़ाएं, नए प्रकार के सीड्स फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। तो मुगल बादशाह टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, जो 5,000 सेना का मेंटेनेंस था उसको घटाकर आधा कर दिया। मतलब अब इनको, इन मनसबदार को केवल 2,500 सेना रखना था। इसको कहा जाता है महाना वेतन प्रणाली, मंथली पे स्केल सिस्टम। यह मनसबदारी व्यवस्था में संशोधन लाया गया शाहजहां के समय। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट शाहजहां के समय ही शुरू हो गई थी और वही गिरावट औरंगजेब के काल में जारी रही। औरंगजेब ने इकोनॉमी को सुधारने के बजाय सैन्य शक्ति के बल पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। तो औरंगजेब तो एक अच्छा वॉरियर था, बनाए रखा। आपने, हमने तलवार आपके गर्दन पर रख दिया, आपने अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन जिस दिन तलवार की ताकत हटेगी आप विद्रोह कर देंगे। अगर आप स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करेंगे तो लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन तलवार की बदौलत आप हमेशा हिंदुस्तान को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते। औरंगजेब की इधर मृत्यु हुई, इधर देखिएगा रीजनल पावर्स डेवलप होते गए। और इसी औरंगजेब के शासनकाल में मराठा राज्य स्थापित हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी राजे भोसले। तो औरंगजेब क्या उसको दबा पाया? नहीं दबा पाया, बल्कि शिवाजी के मरने के बाद वो दक्कन गया था। इसके बेटे को मारा है, संभाजी को मारा है, शिवाजी को नहीं दबा पाया। तो शिवाजी का उदय क्यों हुआ? क्योंकि शिवाजी ने मुगल व्यवस्था पर प्रहार किया था। मुगल में जो कमी थी उसको दूर कर दिया शिवाजी ने। तो जो आम जनता का सपोर्ट था वो शिवाजी को मिला। शिवाजी को सपोर्ट बेस क्या था? कॉमन पीपल। यही चीज आपको जानना है। तो औरंगजेब के शासनकाल तक ये मुगल अपने डिग्निटी को, पावर ही मेंटेन द डिग्निटी एंड पावर ऑफ द मुगल एम्पायर, मेंटेन किया, लेकिन अंदर से सारा साम्राज्य खोखला हो गया। औरंगजेब जब मरे तो खजाना लगभग खाली था, खजाना खाली था। तो पतन तो सही माने में शाहजहां के शासनकाल, लेकिन शाहजहां के समय में दिखा क्यों नहीं? क्योंकि उस समय कोई बड़ा आक्रमण नहीं हुआ भारत पर और भारत को कोई बड़ा संकट नहीं झेलना पड़ा। कई बार हम किसी के डर से भी नहीं विद्रोह करते, हमें लगता है कि मुगलों के पास बहुत शक्ति है, तो हम शांति बनाए रखते। और यह दौर कौन सा था? जिस समय ताजमहल बने, यह दौर था जिस समय दिल्ली में लाल किला बना, जामा मस्जिद बना। तो सांस्कृतिक तौर पर यह स्वर्णकाल था। लेकिन ये मुगलों के खजाने में इतने पैसे आए कहां से? यह व्यवस्था सब अकबर ने किया था। आईने 10 साला सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया था। तो रेवेन्यू अकबर के समय आया, लेकिन अकबर जब के पास पैसा आएगा तो वो पहले क्या करेगा? वो पहले राज्य को मजबूत करेगा। उसने जो किले बनवाए, आगरा में किला बनवाया, लाहौर में किला बनवाया, अजमेर में किला बनवाया और एक इलाहाबाद में किला बनवाया, 4 बनवाए। वो जब किला बनाएगा तो मजबूती पर बल देगा। जैसे मान लीजिए कि आप पिछले जनरेशन में जाइए, आपके पिताजी या दादाजी जब पैसा कमाए होंगे तो सबसे पहले घर परिवार को मजबूत किया होगा। अगर आप एक समृद्ध घर से आते तो आपके पास जब पैसा आएगा तो पहले घर नहीं बनाएंगे, पहले कार खरीद लेंगे। आप सीधा हो सकता है मर्सिडीज खरीद ले, BMW खरीद ले। आपके दादाजी पहले मर्सिडीज नहीं खरीदेंगे, पहले जमीन लेंगे, मकान बनाएंगे, घर को सॉलिड करेंगे। अकबर का समय उसमें गुजरा और शाहजहां के समय तक आते आते बेस कंप्लीट हो चुका था। तो हमारे पास अपार धन आ गए। अब अपार धन आ गए तो हमने लग्जरी में पैसे खर्च किए, दीवाने खास में कीमती पत्थर और मोतियों से सजा दिया, पिकॉक थ्रोन बनवाया उसने। जो पेंटिंग्स होते थे इसमें सोने के तार की नक्काशी की जाती थी। ये कौन कर सकता है? जिसके पास सरप्लस वेल्थ होगा। तो कल्चर कब डेवलप होगा? जब सरप्लस वेल्थ जमा होगा। समझ गए? उसी प्रकार आ जाइए मौर्यों के काल में। मौर्य साम्राज्य ने धन को क्रिएट किया, टैक्स लगाया, पैसे आए, तो धीरे धीरे अब उसके बाद जाएंगे पोस्ट मॉडर्न फेज में, विदेशी व्यापार हुआ, उसमें अपार धन आया। तो गुप्त काल तक आते आते इतना सरप्लस जमा हो गया कि सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन गुप्तों ने जारी किए। जितना आर्ट, कल्चर, लिटरेचर सब वहां लिखा गया। अब बताइए कि अगर आपके पास यह समस्या हो कि आप कल भविष्य क्या होगा, तो इसी भविष्य के कल के कारण आप यहां सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको खाना पीना पूरा दे दिया जाए तो आप भी कालिदास बन सकते हैं, आप भी किताबें लिख सकते हैं। तो कालिदास कहां से पैदा होगा? जब उसको संरक्षण देने वाला कोई शासक वर्ग होगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उज्जैन के दरबार में कालिदास को संरक्षण दिया, कहा कि आप लिखिए। उसने लिखा। संरक्षण, अजंता एलोरा,
कुछ भी आपको होगा तो शासक वर्ग समृद्ध होगा तो कला संस्कृति को संरक्षण मिलेगा। नहीं, अभी बगल में प्रयागराज में इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, ये आपको क्या लगता है बिना पैसे से संभव है? 13,000 करोड़ का बजट है वो, एक पूरे प्रयागराज का तो पूरा कायाकल्प कर दिया गया। अब जाकर देखिए वहां कितनी परिवर्तन हो गए, कितनी व्यवस्था की गई। ये वही देश कर सकता है जिसकी अर्थव्यवस्था सक्षम हो। नहीं, आपको ये लगता होगा कि केवल प्रधानमंत्री की इच्छा हुई और इतना बड़ा ये हो जाए, ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए। अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सांस्कृतिक विकास, धर्म भी क्या है? पार्ट ऑफ कल्चर, धर्म भी तो उसी का है। तो ये जो आप देखते हैं इलाहाबाद का इतना बड़ा रिफ्लेक्शन हुआ है, ये हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था की उपज। कहां हो तो रहा है। मनरेगा कार्यक्रम आपने सुना होगा, ये उन्हीं लोगों के लिए तो है। मनरेगा का पैसा कहां से आया? जो टैक्स पेई क्लास ने टैक्स दिया वही पैसा तो उनके पास गया। फूड सिक्योरिटी बिल आया, उज्ज्वला योजना आए, प्रधानमंत्री के बहुत सारे योजनाएं आती थी। भारत में 100 से ज्यादा प्रधानमंत्री, ये गरीबों के लिए ही तो है, और किसके लिए है? ये सब गरीबों के लिए ही तो है। एक एक महिलाओं को गैस के चूल्हे पहुंचा, उज्ज्वला योजना में दिया गया है, उसी के तो है। और अभी तो जो मिनिमम जो है इनकम, उस पर भी बिल आने वाला है कि आपके पास 7,000 रुपया के कितना होने वाला है एनुअल। मैंने कैलकुलेट किया 600 साढ़े 600 रुपये आ रहे थे, तो लगभग 600। इतना पैसा तो आपको सिक्योर्ड कर रहा है। ये पैसे कौन देता है? आप सोचिए इंडिया में टैक्स पेई क्लास कितना है? बहुत कम है। तो वही टैक्स पेई क्लास का पैसा तो वहां जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि हमारे देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। सरकार बदल जाएगी लेकिन पॉलिसी तो चलती रहेगी। मनरेगा पहले भी थी, आज भी थी। अब अगर मोदी सरकार हार भी जाए, राहुल गांधी भी बन जाएंगे, तो 80-90% तो योजनाएं चलती रहेंगी। नहीं, क्योंकि आपको फिर 5 साल के बाद जनता से वोट तो लेना है। इस सरकार ने आरंभ में मनरेगा की काफी आलोचना की, लेकिन आप देखिए इस सरकार ने मनरेगा बंद नहीं किया, बल्कि उल्टा फंड बढ़ा दिया। क्योंकि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में इससे बड़ा रोजगार का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। तो गरीबों के लिए हो तो रहा है। इंदिरा आवास योजना है, शौचालय बन गए। आप एक एक स्कूल में चले जाइए, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग सब जगह शौचालय बन गए। भारत का कोई एक गांव बता दीजिए जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन ना हुआ। विकास तो हुआ है ना, लेकिन हम 70 साल पहले कहां थे? बहुत पीछे भी तो थे। तो समय तो लगेगा उसको भरने में। 20,000 गांव हमारे यहां नहीं थे जहां इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ। इस कार्यकाल में 20,000 पूरा कर दिए। इसका मतलब है कि 20,000 के अलावा अन्य जो गांव थे उसमें पहले इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका था। काम तो हो ही रहे हैं, सतह पर आने में टाइम लगेगा। आइसबर्ग जो होता है ऊपर कम दिखता है, अंदर ज्यादा होता है, लेकिन उसने बड़े चीजों को बाहर आने में समय लगता है। भारत की अर्थव्यवस्था पर लोड जानते हैं कितना है? 130 करोड़ आबादी का लोड है। क्या ब्रिटेन को आबादी पर उतना लोड है? क्या इटली का है? जर्मनी का है? हमसे ज्यादा आबादी वाला 3 ही बड़ा देश है जो लोड ले रहा है। एक तो अमेरिका है, हमसे आबादी तो नहीं है, बड़ी अर्थव्यवस्था में अमेरिका है, चाइना है, ब्राजील है। यही सब बड़ी बड़ी आबादी वाला है। तो भारत आज 6ठे नंबर पर पहुंचा। अब इसके आगे 2 देश है, ब्रिटेन जर्मनी, ये दोनों भी पीछे जाएंगे। जापान भी जाएगा पीछे। हमसे आगे भविष्य में 2 ही कंट्री रहेगा, यूएसए और चाइना, क्योंकि उन दोनों के पास भी बड़ी आबादी है। वेस्टर्न स्कॉलर ने कहा कि जो पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए निगेटिव होता है, और अब जो नए अर्थशास्त्री है वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव फैक्टर है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो एक मुख लेकर नहीं जन्म लेता, कमाने के लिए 2 हाथ लेकर भी पैदा होता है। नहीं, आप देखिए वही अर्थव्यवस्था मजबूत है जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है। समझ गए? अब वो वेस्टर्न कंसेप्ट को छोड़ दीजिए, पश्चिम के वैचारिक गुलाम मत बनिए कि वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे। आज भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी, हम फ्रांस को पीछे छोड़ चुके, फ्रांस को। और भारत के पास सबसे ज्यादा युवा वर्ग है, आप भी उसमें शामिल हैं। नहीं, आप लोग भी शामिल हैं ना उसमें। मैं अपने को उससे बाहर रख रहा हूं, तो आप तो नहीं शामिल उसमें। इतने युवा कहां है? चाइना में भी इतने युवा नहीं है। तो आप जितना भविष्य में 5-10 वर्षों में आगे बढ़ेंगे, आप तय मान लीजिए भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो 5 साल के अंदर होंगे। यूएसए, चाइना, देन इंडिया आएगा। क्योंकि हमसे ऊपर 3 और कंट्री हैं जो बहुत छोटे छोटे पॉपुलेशन वाले हैं, ब्रिटेन, जापान
और जर्मनी। 3 का तो पीछे जाना 5 साल के अंदर तय है। तो ये मैं कह रहा था आपसे। तो अब आपको मैं ये कह रहा था कि अगर किसी इतिहास का अध्ययन करना है, मूल मुद्दे पर आ जाइए, तो आपको सबसे पहले इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करना होगा। इकोनॉमी जब करेंगे तो राजनीतिक संरचना, राजनीतिक के बाद सामाजिक, और सामाजिक के बाद सांस्कृतिक। तो इतिहास में जब हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे आपका मॉडर्न इंडिया का सेक्शन है, तो मॉडर्न इंडिया में भी सबसे पहले हम आपको उसका इकोनॉमी बताएंगे, क्योंकि इकोनॉमी जब समझ में आ जाएंगे तो राजनीतिक घटना तो उसके पेरिफेरल में घूमता नजर आ जाएगा। नॉर्मली हम कैसे इतिहास पढ़ते हैं, तो पहले राजनीतिक पढ़ लेते हैं, फिर अन्य पढ़ के लास्ट में 1-2 क्लास में आर्थिक निपटा डालते हैं। मतलब जो बेस है वही बाद में करते हैं। तो आपको सबसे पहले हम आर्थिक पढ़ाएंगे। अच्छा, क्लास का स्ट्रक्चर इन लोगों को दे दिया गया है। एक स्ट्रक्चर मैंने प्रोवाइड किया था संस्थान को, कोई बात नहीं, मैं इनसे बात करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लास का क्या स्ट्रक्चर होगा वो पहले से बना हुआ है। आप चाहें तो उसको जब आपको मिल जाएंगे ना, तो उसके हिसाब से आप मेंटली भी तैयार होकर क्लास में आ सकते हैं, पढ़ के आ सकते हैं। एक चीज बताइए, किताब बुक लिस्ट के बारे में किताब का कोई आइडिया है कि बताऊं मैं आपको? बता दें तो 2-4 किताब लिख लीजिए। बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं है, कष्ट तो होगा पढ़ने में। लिखिए किताब सबसे पहले प्रोफेसर विपिन चंद्रा, सिंपल विपिन चंद्रा भी लिख सकते हैं। प्रोफेसर विपिन चंद्रा, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, और पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, बगल में लिख लीजिए, सामने में एनसीईआरटी ब्रैकेट में लिखिए ओल्ड, ठीक है, या ओल्ड एनसीईआरटी। ये देखिए किताब, ये ओल्ड एनसीईआरटी किताब है। ये किताब ले लीजिएगा, ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो फोटो स्टेट ले लीजिएगा, ठीक है। एक तो किताब ये किताब हो गई, 1 मिनट, वो किताब हो गई बाइबिल और गीता की तरह। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, ऐसे हनुमान चालीसा की तरह पढ़ जाइए इसको। अब इसी किताब में अब जब ये नहीं आ रहे हैं तो अब क्या किया कि एक ओरिएंट ब्लैक स्वान है, आप किताब लीजिएगा अपनी, ओरिएंट ब्लैक स्वान ने इसी किताब को फिर से छापा है। लेकिन इन्होंने किया क्या है, इसमें 20 to 30% मैटर चेंज कर दिया। ओरिएंट ब्लैक स्वान एक प्राइवेट पब्लिकेशन है जिसकी कोई गारंटी नहीं है भारत सरकार की। एनसीईआरटी भारत सरकार का पब्लिकेशन है, इसकी गारंटी है। तो आप जो किताब पढ़े वो एनसीईआरटी पढ़े, न कि इसको पढ़े। एनसीईआरटी के बाद अगर आपके पास है किताब, इच्छा हो तो पढ़ने का कोई अंत नहीं है, कोई भी किताब पढ़े, लेकिन प्रामाणिकता एनसीईआरटी की होगी, ठीक है। एक तो ये किताब ले लीजिए। दूसरी किताब लिखिए, इसमें 3-4 राइटर हैं, उनको दे दीजिए। 3-4 राइटर हैं, उसमें लिखिए पहला प्रोफेसर विपिन चंद्रा, प्रोफेसर विपिन चंद्रा, कॉमा देके एक और राइटर लिखिए मृदुला मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, KN पन्नीकर, हिंदी में लिखिए कौन पन्नीकर, न पन्नीकर, और सुचेता महाजन, और सुचेता महाजन। इनकी किताब, ये सब इकट्ठे हैं, सब जेएनयू के प्रोफेसर हैं। इनकी किताब का नाम है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। इस किताब को ओरिजिनली प्रकाशित किया था पेंगुइन पब्लिकेशन ने इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में इट वाज पब्लिश्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप लिखिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित। इंग्लिश में पेंगुइन पब्लिकेशन, हिंदी में दिल्ली विश्वविद्यालय। एक और किताब लिखिए विपिन चंद्रा, वरुण डे और अमलेश त्रिपाठी, 3 राइटर है इसमें।
विपिन चंद्रा, वरुण डे एंड अमलेश त्रिपाठी। स्वतंत्रता संग्राम, किताब का नाम है स्वतंत्रता संग्राम, अमलेश त्रिपाठी। ये नई पीढ़ी के इतिहासकार है अमलेश त्रिपाठी। स्वतंत्रता संग्राम, किताब का नाम है पब्लिश्ड बाय एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है। इसी एनबीटी ने अभी दिल्ली में बुक फेयर लगाया था, नेशनल बुक ट्रस्ट। इसके बाद एक किताब लिखिए शेखर बंदोपाध्याय। शेखर बंदोपाध्याय ये बंगाली है लेकिन रहते हैं विदेश में, और इन्होंने एक किताब लिखी बहुत अच्छी, फ्रॉम पलासी टू पार्टीशन, पलासी से विभाजन तक। शेखर बंदोपाध्याय, पलासी से विभाजन तक। प्रकाशक मुझे ध्यान पर नहीं है, कल मैं बता दूंगा। ओरिएंट ब्लैक स्वान ने किसी ने किया, इतने नाम से मिल जाएगा। शेखर बंदोपाध्याय की एक ही किताब है मार्केट में। अब आपको सिलेबस में पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ना है, ठीक है? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले हाँ एक और किताब लिख लीजिए, बी.एल. ग्रोवर, प्रोफेसर बी.एल. ग्रोवर, प्लस यशपाल प्लस अलका मेहता। ग्रोवर साहब खुद नहीं रहे तो उनकी बिटिया है अलका मेहता, उसने उन्होंने रिवाइज किया है। उनके एक सहयोगी और हैं यशपाल, ये 3 लोगों की किताब है, अलका मेहता। तो इनकी किताब का नाम है आधुनिक भारत। प्रकाशक हैं इसके एस चांद एंड कंपनी, एस चांद एंड कंपनी, हाँ एस चांद एंड कंपनी। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में लिखिए, उसमें 2 किताबें, एक बिपिन चंद्रा की किताब लिखिए, प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, आजादी के पश्चात भारत। आजादी के पश्चात भारत। और दूसरी एक किताब है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा बर्लिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और फाइनली इंडिया में बेंगलोर में सेटल कर चुके हैं। आप इनके न्यूज़पेपर में देखिएगा, बराबर आर्टिकल छपते हैं। और क्रिकेट के 3 प्रशासकों में वो भी एक थे, उन्होंने रिजाइनेशन दे दिया। रामचंद्र गुहा, इनकी किताब का नाम है इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी के पश्चात भारत, गांधी के पश्चात भारत। ठीक, एक स्कूटर का ऐड आता था, स्कूटर में हेलमेट का, उसमें लिखा रहता था कि इसको लगाने से आप सुरक्षित रहेंगे कभी एक्सीडेंट हो तो ये किताब का लिस्ट है, हमने बता दिया। बाकी पढ़ना आपको है, मर्जी आपकी, क्योंकि सर है आपका नहीं। बाकी हम तो आपको पढ़ाई देंगे। इसमें से अगर एकमात्र कोई किताब अगर लेना हो तो एनसीईआरटी की किताब आप ले लीजिएगा, जो बेसिक है, पढ़ के आइएगा। बाकी इसमें से जो भी किताब आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ना पढ़ के आएंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, ताकि आप कोई ऐसा सवाल न पूछ दे जो मुझे ना आता हो। तब भी मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप पढ़ कर आइए। आपके पढ़ के आने से क्लास का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं, और बिल्कुल नहीं पढ़ के आएंगे तो ब्लैंक में जो भी प्रवचन देंगे आप सुनकर चले जाइएगा। नहीं तो पढ़ के आएंगे तो अच्छा हो।